Good morning, students. Welcome to the next class of economics. We already discussed the first part of your of this chapter, in which you studied the economy and like types of economy and the problem of economy, the reason behind the problems of economy. In this chapter, in this video, we will discuss about the rest part of this chapter. Let's start. Firstly, beta, what's the meaning of economics? What is इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था. अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे ए सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज. मीनिंग बेटा, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम सीखते हैं कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूज के अंदर लगाती है. अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं उसको किस तरीके से फुली यूटिलाइज करती है, उसको किस यूज के अंदर सोसाइटी लगाती है. ठीक है जी. विच हैव रिसोर्सेज हैव द अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड द डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल. मीनिंग हम कह सकते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. resources की rational management, the best use of the resources, how a society, how a person, how a economy can do the best use of his limited resources. ठीक है बेटा. तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स इज द, अगर हम इन शॉर्ट कहें कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द रैशनल यूज ऑफ मैनेजमेंट. जो हमारे रिसोर्सेज है उनको रैशनली कैसे यूज किया जाए, उसका 100% कैसे यूटिलाइज किया जाए, उनका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स. अंडरस्टैंड बेटा. तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे ए सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. ठीक है बेटा. ये डेफिनेशन आप याद करेंगे. और मीनिंग जो मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द रैशनल यूज ऑफ मैनेजमेंट, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड बेटा. नेक्स्ट बेटा, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की हो सकती है? तो इकोनॉमिक्स मेनली कैन बी टू टाइप्स बेटा. फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपकी बुक का नेम भी जो है, आपकी बुक का टाइटल भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और प्लस 2 के अंदर आप जाकर के मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे. अब यहां पे देखना है कि जी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बेटा यहां पे आपके सामने दो पिक हैं और इस पिक से आपको कुछ समझ में भी आया होगा कि जहां पे केवल एक ट्री दिखता है, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. जहां पे आपको चेन ऑफ ट्रीज दिखती हैं, बहुत सारे आपको पेड़ दिखाई देते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग इज वेरी क्लियर बेटा. व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फर्स्ट वन इज द बेटा, इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज रिलेट विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हम इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को ही स्टडी करेंगे. When we study the economic problem at the individual level, at the individual मतलब सिंगल लेवल पे जब हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, that is the micro economics. And when we studied the economic problem, economy as a whole, जब हम कंप्लीट इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, that is called the macro economics. अंडरस्टैंड बेटा. ओके बेटा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग is yes, sorry beta. Microeconomics and macroeconomics mean when we studied the economic problem at the individual level, that is the microeconomics. When we studied the economic problem, economy as a whole, जब हम पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, that is the macroeconomics. Okay beta, let's take some example. Like beta, when we studied the problem of a individual's person demand, जब हम एक पर्सन की डिमांड को स्टडी करते हैं, that is the micro problem. जब हम किसी एक पर्सन की सप्लाई को डिस्कस करते हैं, that is the micro problem. ठीक है. किसी एक मार्केट की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, that is also micro problem. लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे हम आज का लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना पेंडेमिक, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ होल इकोनॉमी, that is macro economics. When we studied the economic problem, economy as a whole, जब हम complete economic problem को study कर रहे हैं, like poverty, like unemployment, these are the whole economic problem, that is macroeconomics. Understand बेटा? तो that is the main difference between micro and macro. और इस difference को हम आगे table के through देखते हैं. आगे जो है differences को check करते हैं कि क्या क्या main differences हो सकते हैं.
हाँ यस बेटा, हाँ यस। द बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको सबसे पहले है दिखेगा, उसके बाद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्टली बेटा मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जब हम कंप्लीट इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड वन इज द टूल डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, ये क्या है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी डिमांड होती है, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी सप्लाई होती है। आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बजट की प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ एक्सचेंज की सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। दैट इज द मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव की बात करें टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, डिटरमिन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमिन होगा, दैट इज द इंडिविजुअल प्रॉब्लम। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। टू डिटरमिन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर टोटल नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है पूरी इकोनॉमी के अंदर, दैट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड बेटा। आगे है बेटा अदर नेम, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है बेटा, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, इंडिविजुअल इनकम है, इंडिविजुअल आउटपुट है, इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल सप्लाई है, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, बजट है, दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड बेटा। एग्रीगेशन की बात करें, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल्स पे प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन पूरी इकोनॉमी का होता है। ठीक है बेटा, तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बेटा, नेक्स्ट द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो टाइप से और डिवाइड किया जाता है बेटा, पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेटा मीनिंग जो है, डिफरेंस छोटा सा इसके अंदर ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम फैक्ट एंड डेटा। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये फैक्ट और डेटा के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम बात करते हैं बेटा कि इंडिया के अंदर 25% पॉवर्टी है, इट इज ए डेटा बेस्ड। यहां पे 25% क्या है, इट इज ए डेटा, ये एक कंप्लीटली डेटा है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है, इंडिया सफर्ड विद अ ह्यूज पॉवर्टी, दैट इज यहां पे कोई डेटा नहीं है, ये मेरा एक ओपिनियन है। ठीक है बेटा, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, इसको हम कह सकते हैं क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता, दैट इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो वो डेटा बेटा जिसको वेरीफाई किया जा सके, वो इकोनॉमिक्स जो डेटा बेस्ड होती है, जिस इकोनॉमिक्स को वेरीफाई किया जा सकता है, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो केवल किसी इकोनॉमिक्स के ओपिनियन है, किसी इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड बेटा, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके बेटा, तो आगे हम इसके डिफरेंस देखेंगे भी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। मीनिंग होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा मीनिंग क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील विद द थिंग एज दे आर, कि गुड्स जो थिंग्स हैं वो कैसी है। हम बात करते हैं पॉवर्टी है तो कितनी है, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड इट जो नॉर्मेटिव है, इट डील्स विद द थिंग्स दैट एज दे शुड बी, ऐसा होना चाहिए, इतनी पॉवर्टी होनी चाहिए। मीनिंग दैट इज जस्ट ए ओपिनियन, दैट इज जस्ट ए जजमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी। बेसिस क्या है बेटा, बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट, मतलब डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, कोई ना कोई रियल डेटा इसके अंदर मिलेगा। और जो नॉर्मेटिव है, बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियन, मेरा मानना यह है कि इंडिया एक बहुत ही गरीब देश है, दैट इज जस्ट ए ओपिनियन। अगर मैं कहता हूं कि इंडिया के अंदर 25% पॉवर्टी है, दैट इज फैक्ट बेस्ड, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये आपको याद रखना है। वेरिफिकेशन की बात करें बेटा, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी तो वी कैन वेरीफाई दैट एक्चुअल डाटा। ठीक है जी। और बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। पर यहां पे आपको एक और चीज बेटा ध्यान रखनी है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा सच्चाई ही हो। जैसे मैं बात करता हूं कि इंडिया के अंदर 25% पॉवर्टी है, इट इज बेस्ड ऑन सम डेटा, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन वेरीफाई करने के बाद पता चलता है कि नहीं 25% पॉवर्टी नहीं है, 23% पॉवर्टी है। मीनिंग मेरा 25% का जो डेटा था वो रोंग था,
बट मैंने उसको वेरीफाई तो कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना है बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी रॉन्ग, वो रॉन्ग भी हो सकती है, बट वी कैन वेरीफाई इट, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वी कैन वेरीफाई द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बट वी कैन नॉट वेरीफाई द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड बेटा? नेचर की बात करते हैं, प्योर एंड नेचुरल बिटवीन द एंड्स, मतलब क्या है बेटा, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो प्योर इकोनॉमिक्स है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है दे आर जस्ट सजेशन, दे आर जस्ट जजमेंट, वो केवल ओपिनियन होते हैं। ठीक है जी। पर्पस क्या है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन देना, और इसका क्या है बेटा, आइडिया लगाना कि इतना हो सकता है। अंडरस्टैंड बेटा? वैल्यू जजमेंट, बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट होती है। मतलब इकोनॉमिस्ट की जजमेंट जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में चलेगी कि मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, ये हो सकता है, दैट कैन बी यूज इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है, कितनी पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या गवर्नमेंट बजट, हम कहते हैं जी इस साल का गवर्नमेंट बजट जो है वो बहुत ही घाटे का रहा, वो बहुत ही डेफिसिट रहा। तो बेटा कितना डेफिसिट रहा, पॉजिटिव वो तब बनेगा जब हम रियल नंबर या रियल फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड बेटा? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। The next slide is the central problem of an economy. ये बेटा आपका बुक का सेकंड चैप्टर के अंदर से होगा, फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जो है आपकी बुक का, एक ही स्लाइड के अंदर मैंने जो है इन सबको कवर किया है। द सेकंड चैप्टर्स के अंदर है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने देखा था बेटा द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमी इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वी हैव टू चूज द रिसोर्सेज, हमें चूज करना पड़ता है कि रिसोर्सेज को कहां पे लगाएं। ठीक है जी। तो बेटा यहां पे मेनली जो है इकोनॉमी के अंदर मेनली 3 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, जो हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम कह सकते हैं, हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। तीनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर हमें कुछ चूज करना पड़ता है। जो फर्स्ट है बेटा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मीनिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज को प्रोड्यूस करें, एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। द सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, किस मेथड से प्रोड्यूस करें, एंड थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये बेटा आपकी 3 मेनली इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड वन इज हाउ, एंड थर्ड वन इज फॉर हुम, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। दीज आर द मेनली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यही हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहां पे आपको समझना है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। यहां पे 3 एक्टिविटीज बताई हैं बेटा। सबसे पहले प्रोडक्शन, आप समझ चुके हैं बेटा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू सम फिनिश्ड गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन मीन बेटा हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द इनकम इन द इकोनॉमी, एंड डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मतलब यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। तो ये हमारी मेनली एक्टिविटी होती है किसी भी पर्सन की। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम पढ़ चुके थे बेटा किसी भी सोसाइटी के पास, किसी भी इकोनॉमी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, स्कार्स रिसोर्सेज सबके पास होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्कार्सिटी एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज। उन स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे किया जाए, मतलब हमारे पास जो लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम किस चीज को प्रोड्यूस करें, दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा जैसे हमारे पास लिमिटेड सा पीस ऑफ लैंड है, तो उस ऐसा नहीं है कि जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर भी कर लेंगे, उसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर हम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी खोल देंगे, उसी के ऊपर जो है हम मीनिंग कह सकते हैं कि रोड ब्रिज डैम भी बना देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए बेटा हमें एलोकेट करना होगा कि उस रिसोर्स को किस यूज के अंदर लगाया जाए। अंडरस्टैंड बेटा? इट लीड्स टू द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम रहेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, दैट इज वन प्रॉब्लम। ये एक ही प्रॉब्लम है कि किस चीज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, थ्रू विच टेक्निक वी कैन डू द प्रोडक्शन। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब इन तीनों प्रॉब्लम को आगे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट देखिए बेटा,
द नेक्स्ट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रॉब्लम है? देखिए बेटा, आपके सामने कुछ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक डिफेंस इक्विपमेंट जो टैंक है वो दिखाई दे रहा है। दूसरे में आपको एक सोफेस्टिकेटेड मशीनरी दिखाई दे रही है जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और थर्ड के अंदर आपको कुछ एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, जिसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से टैंक प्रोड्यूस करें, या उससे हम मशीनरी को प्रोड्यूस करें, या फिर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। किस चीज को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हम अनलिमिटेड टैंक को प्रोड्यूस कर लेते, अनलिमिटेड मशीनरी को प्रोड्यूस कर लेते, अनलिमिटेड कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर लेते। बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं। ना हमारे पास अनलिमिटेड लैंड है, ना हमारे पास अनलिमिटेड लेबर है, ना हमारे पास अनलिमिटेड कैपिटल है, ना हमारे पास अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ही है। इसलिए बेटा हमें चूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है बेटा कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम देखते हैं कि selection of goods and services to be produced and quantity to be produced of each selected commodity। मीनिंग बेटा हमें ये यहाँ पे सिलेक्शन करनी पड़ती है कि किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा, गुड्स जो है मेनली दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है कैपिटल गुड्स, दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स। अंडरस्टैंड बेटा? फर्स्ट वन इज द कैपिटल गुड्स एंड अनदर वन इज द कंज्यूमर गुड्स। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें या फिर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। ना तो हम अनलिमिटेड कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम अनलिमिटेड कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमें यहां पे इनका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा कि हम कुछ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर ले और कुछ कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर ले। अंडरस्टैंड बेटा? तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। हम किस चीज को प्रोड्यूस करें, कितनी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें और कितनी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अंडरस्टैंड बेटा? अब बेटा यहां पे अगर हम देखें, ज्यादा अगर कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि ज्यादा कंज्यूमर गुड्स क्या करती है बेटा, ज्यादा बेनिफिट देती है। सॉरी, हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स को यूज करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन का बेनिफिट होता है। अगर हम आज मशीनरी बनाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन उस मशीनरी से आके कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है जी? तो बेटा यहां पे आपको ध्यान रखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम सिलेक्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कि किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। मीनिंग कितनी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए और किस क्वांटिटी में जो है आपकी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच ए मैनर विच गिव द मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। मतलब बेटा जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है हम उसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं बेटा। मीनिंग अगर हमें कंज्यूमर गुड्स में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और कैपिटल गुड्स में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। वी हैव टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और वी हैव टू प्रोड्यूस द कैपिटल गुड्स। दैट द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कैसे किया जाए? बेटा यहां पे आपके सामने दो पिक है, आप इन दोनों पिक को देख के समझ सकते हैं। एक पिक फर्स्ट के अंदर जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, इसके अंदर कार को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और आप देखेंगे बेटा पूरे की पूरी जो पिक है इसके अंदर आपको कहीं भी ह्यूमन बींग्स दिखाई नहीं देंगे, कहीं पे भी लेबर दिखाई नहीं देगी। जो भी काम कर रहा है, कौन कर रहा है? वो मशीनरी काम कर रही है। सेकंड के अंदर आपको ह्यूमन बींग्स मतलब लेबर दिखाई देती है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोडक्शन करें कैसे। फर्स्ट वन, कैन वी डू द प्रोडक्शन विद द यूजेस ऑफ मशीनरी और वी डू द प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द यूज ऑफ लेबर। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। जो फर्स्ट है बेटा, दैट इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। व्हेन वी डू द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट मशीनरी, दैट इज द capital intensive technique. And when we do the production with the help of human beings, with the help of manual labor, that is the labor intensive technique. Understand बेटा? तो हमें देखना है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। If we do the production with the help of capital intensive technique, तो उससे एफिशिएंसी आएगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। And if we do the production with the help of labor intensive technique, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेकिन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बेटा जब हम मशीन से काम करते हैं तो कम कॉस्ट पे ज्यादा काम हो जाता है, ह्यूमन बीइंग से काम करते हैं तो बेटा ज्यादा कॉस्ट पे कम काम होता है, एफिशिएंसी कम होती है।
Understand beta? Meaning if we do the production with the capital intensive technique, mean if we do the production with the help of machine, it implies the high efficiency but reduce the employment. और जब हम यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन क्या हो जाता है बेटा, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए प्रॉब्लम अराइज होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस करें तो करें कैसे, शुड वी यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और वी यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो बेटा दैट्स व्हाई हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, which technology we should be used for the production of goods and services। समझ में आएगा बेटा? तो जनरली टेक्निक्स आर द क्लासिफाइड इन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहां पे LIT एंड CIT इसको समझे बेटा, LIT इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड CIT इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। समझ में आएगा बेटा? ध्यान रखना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट बट रिड्यूस द efficiency, and capital intensive technique increase the efficiency and reduce the employment. That's why the problem of choice is arise ki which technique we should choose. Understand beta? The next is the last problem of for whom to produce। हम प्रोड्यूस करें किसके लिए, हम किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं। यहां पे बेटा सोसाइटी के अंदर दो टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं, रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन। तो हम प्रोड्यूस किसके लिए करें, should we produce for the richer section of the society or we produce for the poorer section of the society। यहाँ पे आपके सामने दो कार आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ी एक्सपेंसिव एंड लग्जरी कार है, दूसरी आपको टाटा नैनो जो आम आदमी की कार है, बहुत सस्ती सी कार है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन करें, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करें, और वी डू द प्रोडक्शन फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Understand beta? So that is the problem of for whom to produce. The selection of category of people who will ultimately consume the goods। जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे वो दो कैटेगरी हो सकती है, मतलब जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की है उसको या तो अमीर यूज करेगा या गरीब कंज्यूम करेगा। ठीक है जी। अब हम प्रोडक्शन अमीरों के, अब बेटा देखो जो गुड्स होती हैं अमीरों के जो रिचर सेक्शन है उनकी गुड्स कुछ और होती है, गरीबों की गुड्स कुछ और होती है। लाइक हम समर के सीजन की बात करते हैं तो गरीब क्या करता है, वो फैन यूज करता है, अमीर AC यूज करता है कि नहीं। तो बेटा दोनों का कंजम्पशन अलग अलग होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम गरीबों के लिए फैन प्रोड्यूस करें या फिर अमीरों के लिए AC को प्रोड्यूस करें। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल, जिसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। अब यहाँ पे बेटा आपको समझना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर गरीबों के लिए फैन को प्रोड्यूस किया जाएगा तो इट इंप्लाइज द लेस प्रॉफिट। बेटा अगर हम बात करते हैं, गरीब जो फैन खरीदता है वो बहुत ही बार्गेनिंग के साथ खरीदता है और वो जो है उससे कंपनी को बेनिफिट बहुत कम होता है। लेकिन जब अमीरों के लिए AC प्रोड्यूस किया जाता है तो AC कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है। मीनिंग बड़ा क्लियर है बेटा, अगर गरीबों के लिए प्रोडक्शन होता है तो इट इंप्लाइज द लो प्रॉफिट, और अगर बेटा अमीरों के लिए प्रोडक्शन होता है तो इट इंप्लाइज द ह्यूज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। और बेटा जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट इकोनॉमी के अंदर होगा उतना ज्यादा बिजनेसमैन उसको री इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ज्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी या GDP ग्रो होती चली जाएगी। मीनिंग क्या है बेटा, इफ वी डू द प्रोडक्शन फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इट इंप्लाइज द मोर प्रॉफिट एंड consequently more GDP growth। But when we do the production for the poorer section of the society, it implies the low profit and consequently लो GDP ग्रोथ। मीनिंग अगर गरीबों के लिए प्रोडक्शन हुआ तो GDP ग्रो नहीं करेगी, लेकिन सोशल वेलफेयर हो जाएगा। बट व्हेन वी डू द प्रोडक्शन फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, गरीबों का भला नहीं होगा, लेकिन हमारी GDP ग्रो कर जाएगी। इसलिए हमें चूज करना पड़ता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हम गरीबों के लिए प्रोडक्शन करें या फिर अमीरों के लिए प्रोडक्शन करें। अंडरस्टैंड बेटा? दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अंडरस्टैंड बेटा? तो आज हम इस चीज को ही कंप्लीट करेंगे बेटा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम एंड कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहां तक आप सबको पढ़ के आना है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये हम नेक्स्ट मीनिंग वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो होप सो बेटा आपको यहां तक सबको समझ में आया होगा।
हमने आज जो स्टडी किया उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस हमने देखा। नेक्स्ट जो हमने देखा बेटा व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स को स्टडी किया बेटा, और 3 प्रॉब्लम्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस को हमने डिस्कस किया, स्टडी किया। ठीक है बेटा, होप सो ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे इनसाइड योर होम। बाय।